नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट और टीआरई भर्ती परीक्षा के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जूनियर अकाउंटेंट और टीआरई भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 17 दिसंबर 2024 को जारी कर दिया है। और जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए में जो पदों की संख्या थी वो 5388 थी, जिसमें अगर हम अलग अलग बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट की टोटल सीटों की संख्या थी 5190 और टीआरए की बात करें तो टोटल सीटों की संख्या थी 198। अगर आप इनका योग करेंगे तो निकल के आता है 5388। तो 5388 सीटों का रिजल्ट आना था, और लेकिन 5388 की बजाय यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिला है 4928 सीट का, और 460 सीट का रिजल्ट फिलहाल होल्ड कर रखा है, प्रोविजनल कर दिया गया है। तो इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि ये प्रोविजनल क्यों रखा गया है और कब तक इनका रिजल्ट आएगा, प्रोविजनल करने के क्या कारण है, इनका समाधान किस प्रकार से किया जा रहा है, तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले उन सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है जूनियर अकाउंटेंट और टीआरई भर्ती परीक्षा में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जिन कैंडिडेट्स का इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स को, क्योंकि मैं भी कई बार इस प्रकार से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मैं भी असफल रहा था। तो इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार का टेम्परेरी डिप्रेशन है। तो ये एक तरह से स्टूडेंट को मेंटल ट्रॉमा पहुंचता है, तो उससे निकलने में धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है। फिलहाल आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ बने रहें, अच्छे से उनके साथ टाइम स्पेंड करें, धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। उसके बाद में आप किसी दूसरी भर्ती को आप टारगेट करें, अच्छी मेहनत करें, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा ऊर्जा लगाएं, एक्स्ट्रा प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं आपको सेटल होने का मौका मिल जाएगा डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ तक पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और आपके इस अदम्य साहस की मैं प्रशंसा करता हूँ कि आप कम से कम यहाँ तक तो पहुँचे। निराश होने की कतई ज़रूरत नहीं है, आपको आगे किसी दूसरी भर्ती के अंदर अपना अच्छे से ध्यान लगाना चाहिए और अच्छी तैयारी करो, आपको कहीं ना कहीं सेट होने का मौका डेफिनेटली मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उन 460 कैंडिडेट की जो कि ना तो वो अभी जश्न मना रहे हैं और ना कुछ और कर पा रहे, क्योंकि सोचने के हिसाब से अभ्यर्थी वो कुछ भी नहीं सोच पा रहा कि करें तो क्या करें। ये भी एक प्रकार से मेंटल ट्रॉमा है जो कि अभ्यर्थियों को झकझोर देता है, परेशान कर देता है। वो सोच नहीं पा रहे कि आखिर हमारा रिजल्ट क्यों रोका, हम जाएं तो कहाँ जाएं, अब क्या होगा, हमारे कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर है। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी भी फीलिंग को, सबसे ज़्यादा परेशान आप लोग होंगे, क्योंकि जो अभ्यर्थी असफल हो चुके हैं वो धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं रिकवर कर रहे हैं, और जिनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है वो अभी जश्न में आराम से मशगूल है। तो उनको जश्न मनाना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है। और जो 460 अभ्यर्थी है उनको भी ज़रूर जल्दी से जल्दी मौका देखने को मिलेगा जश्न मनाने का, तो आप निराश मत होइए। इसके अलावा बड़े फ्रिक्वेंटली आप सभी के मेरे पास मैसेज और कॉल के माध्यम से कई सारी आपकी क्वेरीज मेरे तक रेज करते हो आप, तो उस क्वेरी का भी मैं इस वीडियो में समाधान करूंगा। तो वो आपकी कौन कौन सी क्वेरी है उसके ऊपर मैं बताऊं, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर बड़े फ्रिक्वेंटली आप ये पूछते हो कि साहब प्रोविजनल लिस्ट कब तक आएगी। यानी कि जो 460 सीटों का जो रिजल्ट अभी प्रोविजनल कर रखा है कैंडिडेट्स को, तो उनकी जो लिस्ट है वो कब आएगी, किन किन को प्रोविजनल किया गया है, कम से कम पता तो चलना चाहिए, और क्या उनके डॉक्यूमेंटेशन में कमी है। सभी को एक साथ नियुक्ति मिलेगी या फिर टुकड़ों में मिलेगी। यानी कि जो 460 कैंडिडेट है जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है, और 4928 सीटों के ऊपर रिजल्ट आ चुका है, तो इनकी दोनों के साथ साथ नियुक्ति होगी या फिर अलग अलग होगी, किस प्रकार से होगी इसके ऊपर भी बात करेंगे। और काउंसलिंग की स्थिति, यानी कि काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि आप भी अभी भी कई सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं बार बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी कि साहब इसमें काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपकी नियुक्ति है वो किस ज़िले में होगी, किस प्रकार से होगी, और एक्सटेंशन की जानकारी भी मैं आपको बता दूं कि एक्सटेंशन के लिए तो मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने डिटेल से कई सारी चीज़ों को बताया था कि आपको एक्सटेंशन किस बेस पे मिलेगा, कितने दिनों का मिल सकता है। क्योंकि वो सारी चीज़ें जो मैंने ली है वो मैंने हमारे टाइम में जूनियर अकाउंटेंट और टीआरई भर्ती परीक्षा जब कंडक्ट हुई थी, तो उस टाइम कई सारे कैंडिडेट्स ने एक्सटेंशन लिया था, तो उन सभी की मैंने पीडीएफ उठा के वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया था। फिलहाल इसमें भी हम बात कर लेंगे। और यदि कोई भी अभ्यर्थी एक्सटेंशन लेता है तो एक्सटेंशन से क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जॉब के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर, और उसकी सीनियरिटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, बात करेंगे। वर्तमान पद से आपको कब त्यागपत्र देना चाहिए, कब रिलीव होना चाहिए, क्योंकि आपका चयन जूनियर अकाउंटेंट टीआरई भर्ती परीक्षा में हो चुका है, तो इस संबंध में आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि साहब हम त्यागपत्र कब दें या फिर रिलीव कब होएं। वेटिंग लिस्ट की जानकारी भी देंगे बाद में। सबसे लास्ट में हम मेडिकल सत्यापन और पुलिस सत्यापन को बात करते हुए इस वीडियो का हम समापन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट और टीआरई भर्ती परीक्षा में जो टोटल सीटों की संख्या थी वो 5388 है,
और 4,928 सीट का रिजल्ट आ गया, 460 का रिजल्ट होल्ड कर रखा है। अब ये जो रिजल्ट आया 4,928 का, उसमें जूनियर अकाउंटेंट के 4,749 पोस्ट के ऊपर रिजल्ट आ चुका है और 5,190 टोटल सीटों की संख्या थी, जिसमें से 4,749 का रिजल्ट आ चुका है। कहने का मतलब यह है कि 441 सीटों के ऊपर रिजल्ट अभी आना बाकी है। वहीं टीआरए की बात करें तो टीआरए की टोटल 198 सीट थी, 198 में से 179 सीटों का रिजल्ट आ चुका है और 19 सीटों का रिजल्ट आना अभी बाकी है। ठीक, तो इस प्रकार से आप इनका योग करेंगे तो टोटल 5388 देखने को मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उन कैंडिडेट्स की जिनको प्रोविजनल किया गया है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना आराम से। इसमें किन अभ्यर्थियों को प्रोविजनल किया है उनके ऊपर बात करेंगे। देखो कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रोल नंबर शॉर्ट फॉल लिस्ट में आया था। शॉर्ट फॉल की जो लिस्ट थी, शॉर्ट फॉल लिस्ट, तो इसमें उनके रोल नंबर आए थे और गलती से उन्होंने ध्यान दिया नहीं और वो डीटीए में दोबारा पहुंचे नहीं। जो भी डॉक्यूमेंट की कमी थी उसको पूर्ति वो टाइम पे नहीं करवा पाए, तो इस वजह से उनका रिजल्ट होल्ड कर लिया, यानी कि प्रोविजनल में उनको डाल दिया। तो उनको तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनका जल्दी समाधान हो जाएगा। और डीटीए इस संबंध में सभी लोगों को फ्रिक्वेंटली कॉल भी कर रहा है, तो कॉल कर करके सभी विद्यार्थियों को बता रहे हैं कि आपकी क्या दिक्कत थी क्या नहीं थी, तो उस संबंध में आपकी क्यूरी का समाधान भी किया जा रहा है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इसके अलावा कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ राजस्थान से उन्होंने कोई डिग्री या फिर सर्टिफिकेट ले रखा है। तो अभी इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस में डीटीए संबंधित यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपके सर्टिफिकेट और डिग्री के संबंध में वो वेरीफाई करते हैं, तो उसमें डाक के माध्यम से ये सारी चीज़ें होती है, तो इसमें टाइम लगता है। तो कई सारे कैंडिडेट्स का फिलहाल ये काम नहीं हो पाया, तो उनका भी फिलहाल रिजल्ट होल्ड पे है, यानी कि प्रोविजनल कर रखा है। इसके अलावा पीएच कैटेगरी के जो कई सारे कैंडिडेट हैं उनका जो मेडिकल करवाया गया था वो रिपोर्ट आना अभी बाकी है, यानी कि अपडेशन मिला नहीं है रिपोर्ट के मामले में, तो उनका भी रिजल्ट फिलहाल होल्ड पे है। और कई सारी कैंडिडेट ऐसे भी हैं, यानी कि जो महिलाओं की बात करें तो विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, तो उनमें क्या है कि कई सारे क्रिटिकल इशू है, तो उनको लेके उनकी जो फाइल है वो डीओपी में भेजी गई है, यानी कि कार्मिक विभाग में भेज दी गई है। अब वहाँ पर उनका परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण करने के उपरांत में जो भी फाइनल फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप परेशान मत हो, मतलब किसी भी चीज़ को लेके ये सारी चीज़ें डीटीए खुद कर रहा है। अगर आप खुद भी अपने स्तर पे प्रयास करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि डीटीए खुद अपने स्तर पे आगे बढ़ के इन चीज़ों को वो कर ही रहे हैं और आप इन चीज़ों को नेगेटिव नहीं लें। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई 460 कैंडिडेट की। अब इसमें और भी कई सारे इशूज़, मंत्रालय कर्मचारियों का भी इशू है, तो कई सारी इशूज है, तो उस वजह से आपको सारी जितनी भी क्यूरी है उनका सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोविजनल लिस्ट कब आएगी, यानी कि जो 460 जो लोग हैं अभी प्रोविजनल है फिलहाल, उनकी लिस्ट कब आएगी। देखो अभी 1-2 दिन पहले बोर्ड की तरफ से जानकारी मिली है कि उनका लिस्ट निकालने का विचार था। उन्होंने ये बोला था कि हम तो रोल नंबर आपको बता देंगे और संबंधित रोल नंबर के पर्टिकुलर क्या इश्यू है वो बताएगा डीटीए। तो इस संबंध में फ़िलहाल ज़्यादा अपडेट मिली नहीं है, देखते हैं। आज 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 तो शुक्रवार हो चुका है, शनिवार रविवार की छुट्टी है, हो सकता है कि मंडे तक आपको ये लिस्ट देखने को मिल जाए। और इसमें यह भी हो सकता है कि डीटीए खुद आगे से कॉल कर रहा है संबंधित अभ्यर्थियों के पास, तो हो सकता है कि आपकी फिर प्रोविजनल लिस्ट नहीं निकले, क्योंकि डीटीए खुद इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे तो आपको प्रोविजनल लिस्ट भी देखने को ना मिले, ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि प्रोविजनल लिस्ट नहीं आए, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है ना। अब नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति को देखो मैं आपको बताऊं कि आपकी जो प्रोविजनल जो सीटें हैं वो 460 ज़्यादा नहीं है, तो इनके संबंध में जल्दी त्वरित क्विक एक्शन ले लिया जाएगा। उसके बाद में आपकी जो ज्वाइनिंग है वो भी इनके साथ हो जाएगी, यानी कि इन लोगों की तो ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और कल ही डीटीए ने एक टीम बना दी है और वो ज्वाइनिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए वो टीम गठित कर दी है। तो इन लोगों की तो ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और आपका भी जो प्रोसेस है वो प्रक्रियाधीन है, यानी कि प्रोविजनल को लेकर मामला प्रक्रियाधीन है। उसके बाद में आपके प्रोविजनल चीज़ों को हटा के फाइनल आपका रिजल्ट जारी कर देंगे, उसके बाद में आपकी भी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा और नियुक्ति भी फिर आपके साथ साथ बाद में हम बात करें। ये हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं, प्रोविजनल लिस्ट कब आएगी, सभी को नियुक्ति एक साथ मिलेगी, कैसे मिलेगी वो भी हम बात कर चुके हैं। साथ साथ ही मिलेगी नियुक्ति, लगभग आगे पीछे होने का बहुत कम चांसेज है। अब काउंसलिंग की स्थिति की बात करें तो देखो मैं आपको एक ही लाइन में बता दूं कि आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, काउंसलिंग नहीं होगी, ठीक है। अब नियुक्ति किस ज़िले में होगी, देखो आपका मूल निवास जिस ज़िले का बना हुआ है तो उसी संबंधित ज़िले में आपकी नियुक्ति होगी। और आप किसी कैंडिडेट को लगता है कि यार मैं तो सवाई माधोपुर से हूँ और मेरे को नियुक्ति जो जयपुर में मिले, तो इस संबंध में
आपके क्या रीज़न है जयपुर में नियुक्ति लेने के, आप क्यों चाहते हैं जयपुर में नियुक्ति लेना, इस संबंध में आपको बिल्कुल जो आधारभूत जो आपका रीज़न है वो आपको डीटीए को बताना पड़ेगा। और डीटीए में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उसके बाद में डीटीए इस संबंध में मामले को देखेंगे और अगर उनको लगता है तो जयपुर में कर देंगे, नहीं तो फिर आपको सवाई माधोपुर में रहना पड़ेगा। इस प्रकार से आपकी नियुक्ति के बारे में बात होगी कि किस ज़िले में होगी। और महिलाओं की बात करें, महिलाओं और पीएच कैटेगरी की बात करें तो उनको तो होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा। बाकी के कैंडिडेट हैं उनको भी होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा, लेकिन अगर सीटें पूरी भर जाती है उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट बचते हैं उनको किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग देखने को मिलेंगी, यानी कि निकटवर्ती ज़िले में भी उनकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक, अब बात करें एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन की मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा कि आपको 6 महीने तक का एक्सटेंशन मैक्सिमम मिल सकता है। और इसमें आपका बिल्कुल मजबूत आधार होना चाहिए कि आपको एक्सटेंशन क्यों चाहिए, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में जॉब कर रहे हैं। अगर उनको त्यागपत्र देने में या फिर रिलीव होने में समय लगता है तो वो आराम से इस चीज़ को बता के डीटीए से एक्सटेंशन ले सकते हैं। एक्सटेंशन आराम से मिल जाएगा इन लोगों को, और आपका मेडिकल बेस पे भी आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। अब एग्जाम बेस पे देखो, आपको एक्सटेंशन मिले ना मिले ये डीटीए के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन जो कैंडिडेट है जिनको त्यागपत्र और रिलीव में दिक्कत आ रही है, जो मेडिकल ग्राउंड से एक्सटेंशन लेंगे उनको तो आराम से एक्सटेंशन मिल जाएगा। बाकी लोगों को वो डीटीए खुद अपने स्तर पे प्रकरण को देखेगा। परीक्षण करने के बाद में फिर आपके ऊपर फैसला होगा। एक्सटेंशन मिले ना मिले वो डीटीए के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल पिछली बार कई लोगों को एक्सटेंशन दिया गया था 6 महीने तक का। अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा का भी एक्सटेंशन चाहिए तो वो बड़े ऊंचे स्तर का काम है, तो उसके लिए फिर फाइल आगे जाएगी, उस संबंध में फिर निर्णय हो पाएगा। एक्सटेंशन के प्रभाव, यानी कि एक्सटेंशन अगर आप लेते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्सटेंशन लेते हैं तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो आपकी सीनियरिटी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो प्रमोशन होगा उसके ऊपर एक इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ये है क्योंकि जब भी आपका प्रमोशन होगा तो आपकी 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं, 5 वित्त वर्षों का। और अगर आप इसमें लेट ज्वाइन करेंगे, यानी कि जैसे 1 अप्रैल 2025 की बात करूं, 1 अप्रैल 2025 के बाद में यदि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर आपका जो ये वित्त वर्ष है ये काउंट नहीं होगा, फिर आपका प्रमोशन में दिक्कत आएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका प्रमोशन तभी होगा जब आपके पास 5 साल का 5 वित्त वर्ष का अनुभव है जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे काम करने का। उसके बाद में आप AA सेकंड बन पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ गए आप इस चीज़ को। तो ये एक्सटेंशन का प्रभाव हो गया। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसमें हम ये पढ़ेंगे, ये समझेंगे कि वर्तमान पद से त्यागपत्र और रिलीव। देखो कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि हाउसिंग बोर्ड में जूनियर अकाउंटेंट है, तो बोर्ड, निगम, कॉर्पोरेशन, इनमें जो भी कैंडिडेट जॉब करते हैं उनको तो त्यागपत्र ही देना पड़ता है, वहाँ से रिलीव नहीं करते। तो त्यागपत्र भी आप मत दो और रिलीव भी मत हो। आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, आपको त्यागपत्र देना पड़े या फिर रिलीव होना पड़े। अब फिलहाल आप इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सोचें। त्यागपत्र और रिलीव के बारे में फिलहाल कुछ मत सोचो, क्योंकि फ्यूचर अनसेफ है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो आपका जब ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होंगे तो उसमें आपको 15 से 20-25 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो 15 से 20-25 दिन के पीरियड में आप ज्वाइनिंग और त्यागपत्र देके, यानी कि रिलीव और त्यागपत्र देके फिर आप अपनी इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप कुछ भी एक्शन मत लो त्यागपत्र और रिलीव के बारे में। समझ रहे हो मेरी बात। चाहे आप भारत सरकार की सेवा में हो, चाहे राजस्थान सरकार की सेवा में हो, या फिर किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा के अंदर हो। अगर आपको ये लगता है कि मुझे टाइम लगेगा त्यागपत्र देने में या फिर रिलीव होने में, तो मैं कह रहा हूँ ना, आप एक्सटेंशन ले लो, एक्सटेंशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर आपका काम हो जाएगा। वेटिंग लिस्ट की बात करें तो पिछली बार देखो हमारे बैच की मैं बात करूं तो 150 से 200 के आसपास कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी। और इस बैच में देखो, इस बैच में भी मुझे लगता है कि 100-150 के आसपास हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट जारी हो जाए। तो जिन भी कैंडिडेट के पॉइंटों के अंदर मामूली डिफरेंस है, जैसे पॉइंट 20, पॉइंट 18, पॉइंट 25, पॉइंट 1 नंबर तक वालों के अच्छे चांसेस है। तो अलग अलग कैटेगरी जैसे SC, ST, OBC, MBC, WS, जितनी भी कैटेगरी है उनमें से जो 5-5, 6-6, 8-8 बच्चे जो अभी पीछे रह गए हैं, मतलब इतने लड़कों का उनको ले लिया जाएगा। यानी कि SC, ST कैटेगरी, OBC हो चाहे EWS हो, इनमें से 5-5, 6-6 बच्चों का वेटिंग में लिस्ट आ सकता है। पूरी संभावना, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनकी जो RSCIT की डिग्री है, RSCIT की जो डिग्री है वो 11 फरवरी के बाद की है, तो वो तो वैसे ही बाहर है। और कई लोग अभी RSCIT भी नहीं कर पाए, है ना। कई सारे इशू आएंगे इसमें देखना, तो वो लोग बाहर हो जाएंगे, बाकी फिर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। वेटिंग लिस्ट में अमूमन थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और फिलहाल मैं बात करूं पिछले हमारे बैच की, तो लगभग 8-10 महीने बाद में वेटिंग लिस्ट आई थी और बाद में उनको पोस्टिंग दे दी गई थी।
तो ये आपका लक है कि आपकी वेटिंग लिस्ट में नाम आए नहीं आए, ये तो देखो समय बताएगा। क्योंकि फ़िलहाल मैंने भी प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था, तो मैं वहाँ पर 0.4 नंबर से रह गया था, मेरा अंतिम चयन नहीं हो पाया था। तो 0.4 की वजह से मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया था। मैंने भी खूब वेट किया, तो वेटिंग लिस्ट निकली नहीं, क्योंकि पहली वेटिंग मेरी थी, तो एक भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई उसके अंदर। बाकी अदर कैटेगरी की, जनरल की क्लियर हुई थी, ओबीसी की, एससी की, सबकी पहली पहली वेटिंग क्लियर हुई थी, लेकिन एसटी के अंदर पहली वेटिंग क्लियर नहीं हुई थी और मेरा फिर उसके अंदर हुआ नहीं था। चलो अब हम बात करते हैं मेडिकल सत्यापन, यानी कि मेडिकल वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन की। तो मेडिकल पर देखो क्या होता है कि आप जो आपके CHC PHC वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं, वो आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, आपका BP, वेट और आपका एक्सरा वगैरह करेंगे। छोटी मोटी चीज़ों का, आई साइट का भी करेंगे। ये सारी नॉर्मल प्रोसेस है, आपको ये सारी चीज़ें करके दे देंगे। इसके बाद में आप काउंटर साइन करवाने के लिए आप PMO, संबंधित जिले का जो PMO और जो CMHO होता है वहाँ पर जाएं और काउंटर साइन करवा के आप अपने संबंधित विभाग में जहाँ पर आप ज्वाइनिंग करेंगे वहाँ पर इसको जमा करवा दें, क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगा। इस प्रकार से आपका मेडिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। और महिला कार्मिक जो होती है उनका जो मेडिकल वेरिफिकेशन होता है वो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ उनके द्वारा इनका मेडिकल सत्यापन किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे पुलिस सत्यापन की, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन की। अब पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है कि यदि आपका पुलिस वेरिफिकेशन अगर DTA करवाता है तो उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा, और DTA आपके माध्यम से पुलिस वेरिफिकेशन करवाता है तो बहुत जल्दी काम आपका हो जाएगा। अब हमारे समय क्या हुआ था, 2017 के अंदर DTA ने पुलिस वेरिफिकेशन खुद ने करवाया था, तो वहाँ पर 3.5 महीने हमारे लग गए थे पुलिस वेरिफिकेशन में। लेकिन 20 दिन तक हमारा जब पुलिस वेरिफिकेशन चला तो DTA को एहसास हो गया था कि ये प्रक्रिया लंबी चलने वाली है, तो फिर बाद में भर्ती के ऊपर संकट आ सकता है, कोर्ट से स्टे भी आ सकता है। तो फिर हमारे को जुलाई के पहले सप्ताह के अंदर हमारे को ज्वाइनिंग दिलवा दी। फिर उसके बाद में जुलाई, अगस्त और 30 सितंबर तक हमारा पुलिस वेरिफिकेशन लगातार जारी रहा। तो इस मामले में भी अगर DTA अगर आपसे, आपके माध्यम से आपको खुद बोलता है कि आप ही पुलिस वेरिफिकेशन करवा के लाएं, तो ये प्रक्रिया 15 से 20 दिन की रहेगी। तो आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो पुलिस वेरिफिकेशन इस प्रकार की प्रोसेस रहती है। इसमें आपने जो अटेस्टेशन जो फॉर्म होता है उसमें आप डालते हो कि 5वीं क्लास तक आपने कहाँ पढ़ाई करी, फिर 8वीं तक की, 10वीं तक की, इस प्रकार से फिर 12वीं, और आपने कॉलेज कहाँ से की, MSc कहाँ से की, जॉब कहाँ से की, मतलब आप जहाँ जहाँ रहे हो ना वहाँ पर आपका सभी जगह से पुलिस वेरिफिकेशन होगा। लेकिन मोस्टली आपका जो लोकल थाना वहाँ से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और सबसे मेन पुलिस वेरिफिकेशन भी वही माना जाता है। बाकी जगहों से कोई इतना इशू नहीं रहता, वो फटाफट प्रोसेस हो जाती है। मेन है आपका लोकल पुलिस थाना, वहाँ से आपका पुलिस वेरिफिकेशन सबसे मोस्ट होता है, और वहाँ से फिर आप खुद भी करवा सकते हैं अगर DTA अगर आपको हैंड ओवर करता है तो इसके अलावा भी यदि किसी भी कैंडिडेट को, अब मैं बताऊँ आपको, ये चीज़ हमने शुरुआत में आपको बता देनी चाहिए थी कि अभी जो जिनका रिजल्ट आउट हुआ है 4,928 का, उनकी क्या है कि बोर्ड ने अभिशंसा भेज दी DTA को, और 460 सीटों का जो रिजल्ट होल्ड कर रखा है, प्रोविजनल कर रखा है, उनकी अभी प्रोसेस प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में अगर जल्दी काम किया जा रहा है तो 2-5 दिन में हो सकता है कि आपका भी ये जो 460 सीटें हैं इनका रिजल्ट देखने को मिले। और अभी रैंक का भी थोड़ा इशू आ रहा है कि रैंक इन्होंने जारी क्यों नहीं की, कब करेंगे, इसके बारे में जैसे अपडेट मिलेगी आपको बता देंगे। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने बात करी। इसके अलावा भी आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का जो जवाब है इस वीडियो में आपको नहीं मिला, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको रिप्लाई टाइम पे दे सकूं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिन कैंडिडेट ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।